गर्मी की छुट्टियां हमेशा से मेरे लिए खास रही हैं। शहर की भागदौड़ से दूर नानी के गांव में वो सुकून था जो किसी पंचतारा होटल में नहीं मिलता। इस बार मैं अकेला गया था। मम्मी पापा दोनों ऑफिस के काम में फंसे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, जा बेटा, कुछ दिन गांव में रहकर आ, अच्छा लगेगा। मैं ट्रेन से सीधे नानी के गांव पहुंचा। स्टेशन पर मौसी मुझे लेने आई थी, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई। लेकिन इस बार कुछ नया था। उनके साथ मौसा जी भी थे। आम तौर पर वे शहर में ही रहते थे और गांव आने में कम ही दिलचस्पी दिखाते थे, पर इस बार वे न जाने क्यों आए थे। हवेली वही पुरानी, लेकिन अब कुछ और सूनी लग रही थी। नाना अब इस दुनिया में नहीं थे और नानी भी बीमार रहती थी। हवेली के बड़े बरामदे, वो पीपल का पेड़ और शाम की हवा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ खाली सा। मौसा जी से मेरा रिश्ता हमेशा औपचारिक रहा। ना बहुत बातचीत, ना ही ज्यादा अपनापन। वे अक्सर मुझे पढ़ाई को लेकर डांटते रहते थे, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ लगा। वे मुझे अपने पास बिठाते, बातें करते और रात को साथ में चाय पीते। मुझे हैरानी होती, क्या ये वही मौसा जी हैं? एक रात खाना खाने के बाद सब सो गए। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती है। मैं आंगन में लेटा था, मच्छर बहुत थे, तो मौसी ने कहा, जा बेटा, अंदर मौसा के कमरे में सो जा, पंखा भी चल रहा है। मैं थोड़ा संकोच में था, पर चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मौसा जी बिस्तर पर लेटे कुछ पढ़ रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैं यहाँ लेट जाऊं? उन्होंने बिना देखे कहा, हाँ, आजा। मच्छर बहुत है बाहर। मैं बिस्तर के कोने पर लेट गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने खुद ही बातचीत शुरू की। गांव, शहर, कॉलेज, यहाँ तक कि मेरी पसंदीदा किताबों के बारे में भी। मैं हैरान था, वो इतने हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे बातें कर रहे थे, जैसे कोई दोस्त हो। धीरे धीरे रात बढ़ती गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो जीवन में कुछ रिश्तों को लेकर बहुत खाली महसूस करते हैं। कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी कुछ नहीं लगता, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया, शायद मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी आंखों की गहराई ने मुझे बांध लिया था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, बहुत धीरे, बहुत शांत नजरों से। तू बड़ा हो गया है, ये कहकर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा। वो स्पर्श अजीब नहीं था, पर बेहद अलग था। उसमें कोई ज़बान नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ कह रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में झांकता रहा। उस एक पल में जैसे सारा वक्त ठहर गया था। अगले दिन सब सामान्य था। मौसा जी फिर वैसे ही सख्त हो गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि जो हुआ वो केवल मैं और वो जानते हैं। शाम को मौसी ने मुझे बाजार भेजा और मौसा जी ने कहा, चल, मैं भी चलता हूँ। हमने साथ में साइकिल ली और निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने फिर वही नर्म लहजा अपनाया। तू अच्छा लगता है, अपने जैसा लगता है। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाजार से लौटते वक्त उन्होंने मुझे समोसे खिलाए और सड़क किनारे बैठे हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तीसरी रात थी। गांव की वही चुप्पी, बिजली गायब और चांदनी में नहाया बरामदा। मैं फिर उनके कमरे में गया। उन्होंने पहले से ही मेरे लिए बिस्तर ठीक किया था। मैंने देखा, आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। रिश्ते जब नामों में बंध जाते हैं, तो कई बार उनकी गहराई खो जाती है, उन्होंने कहा। मैंने धीरे से पूछा, तो क्या रिश्ते नाम से बड़े हो सकते हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा बहुत करीब से और बस इतना कहा, कभी कभी, हाँ। उस रात हम देर तक बात करते रहे, बिना किसी डर, बिना किसी सवाल के। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, काश कुछ और होता। अगली सुबह मेरी वापसी थी। स्टेशन तक मौसी और मौसा जी दोनों आए।
मौसा जी ने मेरा बैग खुद उठाया और ट्रेन में चढ़ाया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, लिखता रहना। और कभी कुछ महसूस हो तो बताना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी आंखें भर आई थी। गाड़ी आगे बढ़ गई और पीछे रह गई मौसा जी की वो नजरों की चुप्पी, वो अनकहा अपनापन, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा।